गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं या हम देखेंगे कि एपीओ पैटर्न बेस्ड कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि क्वेश्चंस किस प्रकार से आगे प्रीलिम्स पर्पस के लिए बन सकते हैं। तो हमने कुछ क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस लिए हैं प्रीवियस ईयर के और उनका एनालिसिस करेंगे, उनके सेक्शंस को देखेंगे, साथ ही साथ ये भी चीज़ें प्री डिटरमाइंड या पहले से ही ये देख कर ये एक ऑब्जर्वेशन करेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा रहा है और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है या संभावनाएं कैसी है कि किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं आपके प्रीलिम्स के लिए। तो आइए देखते हैं, अगर पहला प्रश्न हम देखें और पहला प्रश्न हम देखकर इसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर में ये आए हुए क्वेश्चंस हैं उसको ही हमने अडॉप्ट किया है और साथ ही साथ इनके जो रिलेवेंट प्रोविजन है वो भी डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सेक्शन 232 ऑफ द बीएनएस रिलेट टू। याद रखिएगा कि पहले ये आईपीसी हुआ करता था, अब ये बीएनएस हो गया है। तो आपको देखने को मिलेगा मैंने क्या किया है कि जो रिलेवेंट प्रोविजन बीएनएस के अंतर्गत है कंपेयर करके यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो साथ ही साथ देखिएगा सेक्शन 232 ऑफ द बीएनएस रिलेट टू किससे रिलेटेड है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। तो ऐसे प्रश्न को अगर हम देखें या समझें तो प्रोटेक्शन फॉर द ऑफेंडर होगा या थ्रेटनिंग टू गिव अ फॉल्स एविडेंस होगा, प्रोटेक्शन ऑफ द विटनेस होगा या प्रोटेक्शन ऑफ द विक्टिम होगा। तो इस सिचुएशन में अगर हम देखें, इस सेक्शन को ऑब्जर्व करें तो जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, थ्रेटनिंग टू गिव अ फॉल्स एविडेंस। अब थोड़ा इससे लिंकअप क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं ये भी समझे हम। अगर हम देखें बीएनएस के अंतर्गत, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत, तो हम ये पाते हैं कि चैप्टर 14 के अंतर्गत प्रोविजन दिए गए हैं, वो रिलेटेड हैं फॉल्स एविडेंस और पब्लिक जस्टिस से रिलेटेड ऑफेंसेस से। और कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं, तो वो दिए गए हैं, आपको प्रदान किए गए हैं सेक्शन 227 से लेकर, ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 227 से लेकर आपके जो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे जो सेक्शन मेंशन है या जहाँ पे जो बताया गया है या यहाँ पे जो चीज़ों को क्लेरिफाई किया गया है वो है 269 तक। तो याद रखिएगा कि आपसे अब प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंडर व्हाट चैप्टर, या पूछा जाएगा कि किस चैप्टर के अंतर्गत या किस अध्याय के अंतर्गत थ्रेटनिंग टू गिव अ फॉल्स एविडेंस के प्रोविजंस को स्पेसिफाइड किया गया है। तो क्वेश्चन अब इस प्रकार से भी बनेगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, अगर दिया गया है चैप्टर 12, चैप्टर 14, चैप्टर 13 या चैप्टर 11, तो चैप्टर 14। याद रखिएगा ऐसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। एक्चुअल प्रश्न था, डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड प्रश्न था, इसमें इस प्रकार की भी संभावनाएं बन सकती हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलें और सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें, विच चैप्टर ऑफ द यूपी पुलिस रेगुलेशन इज रिलेटेड टू विलेज पुलिस। कौन सा चैप्टर है जो विलेज पुलिस से के प्रोविजन से या प्रोविजन को डील करता है। अगर हम देखें तो चैप्टर 9, चैप्टर 11, चैप्टर 10, चैप्टर 12, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चैप्टर 9। अब थोड़ा यूपी पुलिस रेगुलेशन के बारे में भी समझ लें। देखिए, अगर आप एपीओ के पेपर को देखेंगे या एपीओ के पेपर्स को एनालिसिस करेंगे तो खास करके ये पेपर, अगर हम यूपी पुलिस एक्ट और रेगुलेशन की बात करें तो दो चीज़ों को लेकर चलता है। एक तो आपका हो गया यूपी रेगुलेशन और प्लस पुलिस एक्ट जो कि 1861 है। तो इन दोनों को लेकर प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, रेगुलेशन से भी और एक्ट से भी। ये प्रश्न रेगुलेशन से रिलेटेड है, तो रेगुलेशन से अगर रिलेटेड है और डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किस चैप्टर में निहित है। याद रखिएगा फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। क्वेश्चंस का पैटर्न कैसे होगा, किस प्रकार से हो सकता है कि क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो एडवांस बेसिस पे पूछ लिए जाएं या प्रश्न आपसे ऐसे पूछ लिए जाएं जो सेक्शन के इसेंशियल एलिमेंट्स को बता रहे हैं, तो वो भी हम आपसे यहाँ डिस्कस करेंगे। तो अगर हम चैप्टर 9 के अंतर्गत देखें तो इसको पैरा के अकॉर्डिंग, पैरास के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। यहाँ सेक्शन नहीं मेंशन, यहाँ पैरा दिया गया है। और देखें तो सेक्शन पैरा 189 से लेकर जो यहाँ पे प्रोविजन निहित है, जो या फिर जो यहाँ पे प्रोविजन बताए गए हैं, पैरा 89 से लेकर पैरा आपका दिया गया है 96A तक। तो ये चीजें अगर आप देखेंगे कि इसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं या इसके अंतर्गत हम क्या पाते हैं या क्या चीजें एक्सप्रेस की गई हैं, तो विलेज पुलिस के बारे में अगर हम बात करें तो वो चीजें यहाँ एक्सप्रेसली प्रोवाइड किए गए हैं। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन के अंतर्गत क्या है। अंडर द बीएनएस सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय द हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन इज पनिशेबल अंडर। याद रखिएगा सेपरेशन के दौरान
अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा रहा है बाय द हस्बैंड तो वो पनिशेबल कहाँ है, किस जगह पे ये पनिशेबल है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है सेक्शन 67 के अंतर्गत। थोड़ा इससे लिंकअप या थोड़ा इससे क्वेश्चन और कैसे बन सकते हैं उसके बारे में देखें। तो सबसे पहले ये ऑफेंसेस कहाँ पे बीएनएस में दिए गए हैं। तो बीएनएस में अगर हम देखें तो बीएनएस के खास करके चैप्टर 5 के अंतर्गत जो कि डील करता है किससे रिलेटेड है, ऑफेंसेस अगेंस्ट द वुमेन एंड चाइल्ड से रिलेटेड है। कहां से कहां तक दिया गया है, सेक्शन 63 से लेकर सेक्शन 99 तक दिया गया है। याद रखिएगा, सेक्शन 63 से लेकर सेक्शन 99 से तक दिया गया है। इसी के बाद शुरू हो जाता है आपका ऑफेंसेस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी या ऑफेंसेस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी प्रोविजंस इसके बाद शुरू हो जाते हैं, जो कि आपके सेक्शन 100 आप देखेंगे कल्पेबल होमोसाइड, देन 101 मर्डर, इस ऐसे प्रोविजन शुरू हो जाते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो चैप्टर 5 के अंतर्गत 63 से लेकर 99 तक जो प्रोविजन है वो डील करते हैं, किससे प्रावधानित हैं, किससे रिलेटेड हैं, एक्सप्रेसली वो मेंशन किए गए हैं, बताए गए हैं, ऑफेंसेस अगेंस्ट द वुमेन एंड चाइल्ड से रिलेटेड। डायरेक्ट क्वेश्चन था, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन था, सेक्शन 67 होगा। यहाँ पे भी आपसे सेपरेशन के बेस पे पूछा गया था। जो प्रोविज़न अगर आप देखें तो ये आप इसे लिंक कर सकते हैं हिंदू मैरिज एक्ट से, वहाँ के सेपरेशन का जो भी प्रोविज़न या जो भी स्पेसिफिक प्रोविज़न है वो उससे भी आप लिंकअप कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये जर्नल लॉ है, ये पर्टिकुलरली हम ये नहीं कह सकते कि केवल एक स्पेसिफिक पर्सन या हिंदू के ऊपर ये अप्लाई होगा। ये जनरल लॉ है, ये सबके ऊपर अप्लाई होगा। तो प्रश्न आपसे इस प्रकार से भी बन सकता है या पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इन विच सेक्शन ऑफ द बीएनएसएस इज द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम अ हैबिचुअल ऑफेंडर इज मेड। देखिए एपीओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना या समझना कि जितने भी प्रिवेंटिव नेचर के चैप्टर या सेक्शन हैं जो आपके चाहे वो बीएनएस के अंदर दिए गए हों या बीएनएसएस के अंतर्गत दिए गए हों, जितने भी प्रिवेंटिव नेचर के सेक्शन हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि एपीओ में जब अगर आप देखेंगे जो वर्क होता है वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि रिलेट होता है असिस्ट करना एज अ प्रोसिक्यूटर या असिस्ट करना पुलिस को अगर कोई लीगल प्रॉब्लम हो रही क्रिएट हो रही है तो वहाँ पे उनको अपना ओपिनियन देना या उन्हें बताना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रिवेंटिव नेचर के जितने भी सेक्शन आपको दिए गए हैं। तो पूछा गया है यहाँ पे डायरेक्ट अगर देखिए, इन विच सेक्शन ऑफ द बीएनएसएस is the provision of the security for good behavior for a habitual offender is made। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि कहाँ प्रोविजन, ऐसा प्रोविजन कहाँ निहित है। तो आप देखेंगे वो है आपका ऑप्शन डी, सेक्शन 129। अब अगर हम बात करें कि सिक्योरिटी फॉर कीपिंग गुड बिहेवियर या सिक्योरिटी फॉर कीपिंग गुड बिहेवियर, इससे रिलेटेड प्रोविजंस कहाँ मेंशन है बीएनएसएस में, तो आप देखेंगे चैप्टर 9 के अंतर्गत अगर हम देखें सेक्शन 125 से लेकर सेक्शन 143 तक ये चीज़ें निहित की गई हुई हैं। तो ये प्रोविजंस के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और आप मोस्ट ऑफ द इन सेक्शंस के अंतर्गत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के फंक्शंस को देखते हैं। प्रशासनिक मजिस्ट्रेट जो होते हैं उनके फंक्शंस को आप यहाँ पे देखते हैं कि कैसे एग्जीक्यूट कराया जाएगा, किस प्रकार से प्रिवेंटिव एक्शन के बेस पे यहाँ पे चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ अगले प्रश्न की तरफ अगर हम चलें या अगला प्रश्न हम देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ड कैटल। कैटल के अंतर्गत क्या चीजें इंक्लूड नहीं हैं अंडर द पुलिस एक्ट। थोड़ा रेफरेंस पुलिस एक्ट के बारे में समझें हम। तो पुलिस एक्ट की अगर हम बात करें तो ये एक्ट है 1861 का। कौन सा नंबर का एक्ट है, याद रखिएगा 5वें नंबर का एक्ट है। कितने सेक्शंस हैं, 40, टोटल 47 सेक्शंस हैं। कितने चैप्टर हैं, कोई चैप्टर नहीं है। तो ये याद रखिएगा आपसे प्रश्न, क्योंकि अगर फैक्चुअल बेस पे पूछा गया तो प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है, कौन सा एक्ट है, किस नंबर का एक्ट है, 1861 का 5वें नंबर का एक्ट है। फिर साथ ही साथ टोटल कितने सेक्शन हैं, 47 सेक्शन हैं। कितने चैप्टर हैं, तो कोई भी चैप्टर नहीं है। याद रखिएगा ये आपका एक फैक्चुअल डाटा है जो ये आपको पता होना चाहिए या ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो क्वेश्चन अगर हम देखें कैटल के बारे में पूछ रहा है
कि क्या इंक्लूड नहीं है। तो साथ ही साथ अगर इसकी डिफिनीशन को हम देखें, सेक्शन 1 को अगर हम देखें जो कि बात करता है इंटरप्रिटेशन क्लॉज की, वहां पे अगर हम देखें तो कैटल के बारे में बताया गया है एक्सप्रेस वे में कि कैटल के डेफिनेशन के अंतर या कैटल के अंतर्गत पुलिस एक्ट 1861 के अंतर्गत क्या इंक्लूड होगा, क्या इंक्लूड नहीं होगा। उसी में अगर हम देखें तो कैमल भी है, गोट भी है, हॉर्स भी है, डॉग नहीं है। याद रखिएगा डॉग नहीं है। अगर थोड़ा एग्जांपल और इसमें कर दिया, कैट दे दिया डॉग के जगह पे, तो कैट नहीं है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए। इन स्पेसिफिक जो इसके साथ लिंक करके जो क्वेश्चन बन सकते हैं या जो प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, इन डाटा से भी अवेयर रहिए। अगर फैक्चुअल क्वेश्चन आए तो आपसे वो क्वेश्चन गलत ना हो, ये संभावनाएं ज़्यादा हो। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगर हम देखें, अंडर सेक्शन 128 ऑफ द BSA प्रिविलेज इज अवेलेबल टू, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि सेक्शन 128 के अंतर्गत किसको प्रिविलेज दिया गया है। तो अगर हम देखें प्रिविलेज कम्युनिकेशन का अगर हम प्रोविजन देखें या देखने की कोशिश करें BSA के अंतर्गत, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत, तो हम देखते हैं कि मजिस्ट्रेट को भी और जज को भी कहाँ मिला हुआ है, 127 के अंतर्गत BSA के सेक्शन को अगर हम पढ़ें। और एडवोकेट्स को अगर हम देखें तो हम देखते हैं 132 के अंतर्गत, जहां बात किया गया है प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस की। और याद रखिएगा अभी हाल ही में एक जजमेंट आया है इन रे समनिंग द एडवोकेट, जजमेंट नहीं हम उसे रेदर देन कह सकते हैं, गाइडलाइन दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अपेक्स कोर्ट के द्वारा, कि किसी भी एडवोकेट को सम्मन किया जाएगा, उसके क्लाइंट से रिलेटेड कोई अगर डाटा है, कोई इंफॉर्मेशन है, तो उसकी क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इन रे सम्मनिंग द एडवोकेट जो केस है उसके अंतर्गत अगर हम देखें तो प्रॉपर गाइडलाइन दी गई है। तो देखिए प्रश्न कितने एरिया से बन सकता है, कहां से उठाया जा सकता है, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। तो हम अगर बात करें 128 की, तो डायरेक्ट है वो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में किया गया कम्युनिकेशन। और ये वर्ड जो यूज किया गया है वो एक्सप्रेसली बताया गया है, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द मैरिज, मीन्स कि हस्बैंड और वाइफ को, इसका जब हम इंटरप्रिटेशन करेंगे तो पता चलेगा कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में अगर कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन है तो वो प्रिविलेज है, वो प्रोटेक्टेड है। याद रखिएगा ये इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज क्या है या इसका डिसएडवांटेज अगर हम बात करें, आप देखते होंगे एविडेंस एक्ट के अंतर्गत, जो कि अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, किसी भी प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए अगर आप देखेंगे किसी भी एविडेंस को इनिशिएट करने के लिए जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो होता है फैक्ट, कोई तथ्य होना चाहिए। देन जो दूसरी बात कही गई है, तथ्य होना ही अपने आप में पर्याप्त नहीं है, वो विवादित तथ्य होना चाहिए, फैक्ट इन इशू होना चाहिए। फिर इसी के साथ साथ ये BSA इस बात को भी एक्सप्रेसली बताता है कि विवादित तथ्य तब तक एविडेंस के रूप में या एविडेंस के रूप में कंसीडर नहीं किया जाएगा जब तक वो सुसंगत ना हो, रिलेवेंट फैक्ट ना हो। तो फैक्ट होना चाहिए, फैक्ट इन इशू होना चाहिए, देन रिलेवेंट फैक्ट होना चाहिए। अब रिलेवेंट फैक्ट को अगर हम देखें यहाँ पे, तो क्या वो सारे रिलेवेंट फैक्ट हैं जो एडमिट कर लिए जाएंगे या एडमिशन के रूप में या एडमिट के जज के द्वारा एडमिट कर लिए जाएंगे? तो इस प्रोविजंस को कहा जाता है कि नहीं, सभी नहीं, कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो भले ही रिलेवेंट हैं, फैक्ट इन इशू भी हैं और रिलेवेंट भी हैं, लेकिन वो एडमिट नहीं किए जाएंगे क्योंकि उनको रोक दिया गया है साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत। जैसे प्रिविलेज कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, कोई भी कम्युनिकेशन अगर एक एडवोकेट और उसके क्लाइंट के बीच में होता है तो उसे साक्ष्य के रूप में प्रेजेंट करने से मना कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। क्यों रोक दिया जाएगा, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है अंडर द प्रिविलेज कम्युनिकेशन। और इसीलिए वो भले ही देखिए वो फैक्ट भी है, फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट है। उससे अच्छा रिलेवेंट फैक्ट क्या होगा कि जहां पे व्यक्ति खुद बता रहा है कि हमारे साथ या हमने ऐसी ऐसी घटनाएं घटित की, पर इसके साथ क्या किया गया है, इसे माना नहीं गया है, कहा गया नहीं, इसे एडमिट नहीं किया जाएगा, भले ही ये कितना रिलेवेंट क्यों ना हो, लेकिन इसे एडमिट नहीं किया जाएगा। इसीलिए प्रश्न पूछा जाता है आपसे, लॉन्ग में भी पूछा जाता है कि ऑल द रिलेवेंट फैक्ट आर नॉट द एडमिसिबल फैक्ट बट ऑल द एडमिसिबल फैक्ट इज अ रिलेवेंट फैक्ट। तो ये प्रश्न आप यहां से भी देख सकते हैं कि सभी सुसंगत तथ्य जो होते हैं वो एडमिसिबल नहीं होते हैं,
लेकिन सभी एडमिसिबल तथ्य जो होते हैं वो सुसंगत होते हैं। मीन्स ये अगर ऐसी चीजें या कोई लॉ द्वारा कोई प्रोहिबिटेड कर दिया गया है तो उसे हम एडमिसिबल नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे देखिए इतने फैक्ट्स आपको क्लियर हुए। साथ ही साथ अगर हम अगला प्रश्न देखें और समझें क्या यहाँ पे पूछा गया है एग्जामिनर के द्वारा, हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम विद इन द परव्यू ऑफ टर्म कोर्ट एज गिवन अंडर द BSA। पूछा गया है डायरेक्ट आपको डेफिनेशन क्लॉज से पूछ लिया कि कौन से ऐसे व्यक्ति या कौन ऐसा हेड है जो कि कोर्ट के अंतर्गत या कोर्ट के डेफिनेशन के अंतर्गत नहीं आएगा। अब BSA की अगर हम बात करें, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करें, सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए में देखें तो कोर्ट की डेफिनेशन एक्सप्रेसली दी गई है। क्या बताया गया है वहां पे? कहा गया है ऑल द जजेज एंड मजिस्ट्रेट, मीन्स ये दोनों आएंगे, एंड द पर्सन हु इज लीगली अथोराइज टू टेक एविडेंस, ये भी आएंगे, बट एक्सक्लूड किया गया है आर्बिट्रेशन मीन्स आर्बिट्रेटर को, तो आर्बिट्रेटर नहीं आएगा। ये सेक्शन के डेफिनेशन से रिलेट करता हुआ आपसे प्रश्न पूछा गया था, तो डेफिनेशंस के भी जो एलिमेंट्स हैं उन पे भी ध्यान देते हुए आप जो है पढ़िएगा, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही साथ अगला प्रश्न अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ BNS इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम डिमिनिशम नॉन क्यूरेट लेक्स, किस पे ये, अब ये समझिए कि इसका मतलब, ये सूक्ति का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि स्लाइट हार्म के लिए लॉ को जो है, या कोई अगर स्लाइट हार्म किया जा रहा है तो उसके लिए लॉ पनिशबल या पनिशबल उसे नहीं बनाया जाएगा। ऐसी ये अगर हम देखें, ये सूक्ति देखें तो ये किस सेक्शन के अंतर्गत रिलेवेंट होता है या किस सेक्शन के अंतर्गत इसे हम देखने को हमें मिलता है BNS में, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत। तो अगर हम देखें, ये डायरेक्ट प्रश्न है सेक्शन 33 के अंतर्गत। सेक्शन 33 अगर हम देखें समझें तो ये प्रोविजन बन जाता है आपका जर्नल एक्सेप्शन का, जर्नल एक्सेप्शन जो कि चैप्टर 3 के अंतर्गत प्रोवाइड किया गया है। कहां से लेकर कहां तक है? अगर हम देखें तो सेक्शन 14 से लेकर सेक्शन 44 तक ये एक्सप्रेसली दिया गया है, बताया गया है। तो देखिए इससे लिंक्ड आप ऐसे अगर प्रश्न देखें तो वहीं पे आप इन चीज़ों को रिकॉल कर लें, चाहे वो मेंस के लिए हो चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आपको इसी तरह तैयार हो पाएंगे आपके, कि आप उसको तुरंत वहां पे रिकॉल करके कहां से है, किस चैप्टर में है, कितने सेक्शंस हैं, क्या क्या चीज़ें एक्सप्रेसली बताई गई हैं। तो देखिए डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन था ये भी। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं। विच प्रोविजन ऑफ द BNSS रिजेंबल विद द हैबियस कॉर्पस रिट, कौन सा प्रोविजन है जो कि हैबियस कॉर्पस रिट से रिलेट करता है? याद रखिएगा 97 देख के टिक मत लगा दीजिएगा, क्योंकि आपसे BNSS के बारे में पूछा गया है, ना कि CRPC के बारे में पूछा गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेक्शन 100। अब ये होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो रॉन्गफुली कन्फाइंड है उसके लिए जो है ये आदेश दिया जाता है कि उसे प्रोड्यूस किया जाए। इस सिचुएशन में इसे कहा जाता है बाय द नेचर, बाय द एलिमेंट। देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, विद अ हैबियस कॉर्पस रिट की तरह इसे एक्सरसाइज किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम देखें किस सेक्शन के अंतर्गत है, तो सेक्शन 100 ऑफ BNSS के अंतर्गत दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन अगर हम देखें या समझने की कोशिश करें, तो अगर हम इस बात को एक्सप्रेस करें कि विच पैरा ऑफ द यूपी पुलिस रेगुलेशन प्रोवाइड दैट द डाइंग डिक्लेरेशन ऑफ अ सीरियसली इंजर्ड पर्सन इज टू बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली, कौन सा ऐसा पैरा है? देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर एक्ट की बात होगी तो वहां पे सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, और अगर रेगुलेशन की बात होगी तो वहां पे आपको पैरा देखने को मिलेगा। तो एक्सप्रेसली पूछ रहा है, डायरेक्ट पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा पैरा है जिसके अंतर्गत ये प्रोविजन प्रोवाइड है कि डाइंग डिक्लेरेशन ऑफ अ सीरियस इंजर्ड पर्सन इज टू बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली। तो अगर हम देखें तो ये कहां एक्सप्रेसली दिया गया है, ये डायरेक्ट प्रश्न है पैरा 115 के अंतर्गत। और याद रखिएगा कि ये पैरा डील करता है या ये पैरा रिलेटेड है इन्वेस्टिगेशन से, इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत ये सारे प्रोसेस आते हैं। तो ये आपके 10 प्रश्न थे, और 10 प्रश्न जो थे वो आपके लिए मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा सेक्शन बेस्ड हैं, फैक्ट बेस्ड हैं, और साथ ही साथ इनसे किस प्रकार के प्रश्न बन भी सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि चैप्टर
सेक्शन कहाँ से है, ये चीज़ें आपको रिलेट करना होगा, ये चीज़ें आपको वही मेंशन करना होगा जहाँ पे आप ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, ताकि बार बार अगर आप ऐसा प्रोसेस अपनाएंगे, ऐसा करेंगे तो आपको सेक्शन रिकॉल होता रहेगा। साथ ही साथ सेक्शन रिकॉल होने के साथ साथ आपका रिवीजन होता रहेगा। पार्टिकुलर आपकी एक प्रीलिम्स के साथ साथ बहुत अच्छे तरीके से मेंस की भी प्रिपरेशन होती रहेगी, क्योंकि जो प्रॉब्लम आती है वो बेसिकली आती है कि हम सेक्शन को रिकॉल कैसे करें। क्योंकि अब चीज़ें अगर हम देखें आईपीसी और बीएनएस के सेक्शंस का अगर हम देखें रिकॉल करना, तो जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपको सबसे पहले उन सेक्शंस को एक जगह लिख कर रिवाइज करना है, साथ ही साथ उनको पर डे गो थ्रू होना है, देखना है कि कहाँ पे चीज़ें क्या हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि आप सेक्शन को रिकॉल कर पाएंगे और एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। तो इसी के साथ हम ऐसे प्रश्न आपको लाते रहेंगे, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन, जो कि आपके समक्ष सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि प्रश्न के बनने की आगे क्या प्रक्रिया हो सकती है, कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।